Hello my Genius family, this is पुरुषोत्तम here welcoming you to Genius Academics। आज हमारा है लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 और आज हम रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझने वाले हैं। इससे पहले के सेशंस में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में कम्प्लीटली समझ लिया है, बिल्कुल अच्छे से हमने देख लिया है। आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी देखेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझेंगे। इन चारों टर्म्स को हम बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम व्यू से हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ताकि इनसे क्वेश्चंस आ जाए आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आप उसे लीव करके ना आओ। ओके, तो इसको आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो देखिए, हमने पिछले सेशन में तो रिफ्लेक्शन के बारे में समझ लिया था, अब उसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो रह गया था, उसे भी देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ मिरर। जैसे कि हमने कॉनकेव मिरर देखे थे, कॉन्वेक्स मिरर देखे थे, इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे सेविंग मिरर में यूज़ होते हैं, टॉर्चेस में यूज़ होते हैं, डेंटिस्ट भी यहाँ तक कि कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। अब देखो, इन लोग कॉनकेव मिरर को क्यों यूज़ करते हैं, डॉक्टर और सेविंग करने के लिए हम कॉनकेव मिरर को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमारा एनलार्ज इमेज भी देता है। हमने देखा था ना कॉनकेव मिरर के केस में कि जब हमारा पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो वो कॉनकेव मिरर हमें बड़ा करके दिखाता है उस इमेज को। ओके, एनलार्ज इमेज देता है, इसलिए हम सेविंग करते वक्त हम अच्छे तरीके से हम सेव कर पाएँ, इसलिए हम कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। और डेंटिस्ट आपके दांतों को चेक करने के लिए वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करता है। और टॉर्चेस में हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो ऐसे टॉर्च होते हैं ना कॉनकेव मिरर में, तो हम देखो वो बल्ब को कहाँ पे फिट करते हैं, फोकस पे। तो फोकस से जो भी लाइट्स निकलते हैं ना वो ऐसे जाके पैरेलल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से लाइट का बीम मिल पाता है, इसलिए हम टॉर्चेस में भी कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, तो आपने जो व्हीकल्स देखे हैं तो व्हीकल्स के जो रियर व्यू मिरर होते हैं ना, गाड़ियों के साइड में कांच लगे हुए होते हैं, शीशे लगे हुए होते हैं, जिसमें हमें रोड का व्यू दिखता है, तो उधर कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। 1 मार्क्स में आ सकते हैं ये क्वेश्चंस। ओके, एमसीक्यू के भी फॉर्म में आ सकते हैं कि रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर। ओके, जो हमारे स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। अब देखो, हम इन चीज़ों में कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमें वाइड रेंज में इमेजेस देता है। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर में हमें ज़्यादा एरिया देखने को मिल जाता है। जैसे कि जब आप ड्राइविंग करते हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके पीछे गाड़ियाँ चल भी रही है या नहीं, तो कॉन्वेक्स मिरर आपको पूरे रोड का व्यू दिखा देता है एक छोटे से मिरर में, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमने यूजेस देख लिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसको आप एमसीक्यू के लिए पढ़ लेना, क्योंकि आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में। अब आता है हमारा आज का टॉपिक, रिफ्रैक्शन। ओके, तो रिफ्रैक्शन को अब अच्छे से समझते हैं, बहुत ही ईजी टर्म है ये। अब रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, कि मान लो ये हमारा एक मिरर है, मान लो। ओके, तो ये जो मिरर रहता था उसमें से लाइट गिरती थी तो वो क्या होता था, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता था टकराने के बाद। पर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में मान लो कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि क्या समझते हैं हम, ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि जहाँ से लाइट आर पार हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो देखो, मान लो लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम पे गिरी, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, ये हमारा ग्लास है। ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो ये हमारा मान लो ग्लास है। तो लाइट देखो इस पर गिरेगी, तो गिरने के बाद इससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि लाइट इसमें ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि ये हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट क्या करेगी, आर पार हो जाएगी। ओके, लाइट ऐसे आर पार हो जाएगी। पर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा कि हमारा लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया। हमारा लाइट सीधे सीधे आर पार ऐसे जाना चाहिए था ना, पर हमारा लाइट सीधे सीधे ना जाकर बेंड हो गया। और ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, जब लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। समझ गए, बहुत ही ईजी टर्म है।
जैसे रिफ्लेक्शन में लाइट आके ऐसे चली जा रही थी, पर रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट जाएगी नहीं दोबारा, वो क्या करेगी, उसमें घुस जाएगी और घुसने के बाद उसमें एक बैंड आएगा। ओके, उसका पाथ चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो सीधे ऐसे जाना चाहिए था तो वो थोड़ी ऐसे मुड़ गई। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। मतलब कि जब हमारा लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करता है तो उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ओके, बहुत इजी सा टर्म था ये। अब देखो, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटी बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। अब ये हमारा रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है हमारा, मान लो ये हमारा एयर था और ये हमारा ग्लास है, तो इधर क्या हो रहा है, डेंसिटी में डिफरेंस है। एयर में हमारे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ओके, वही ग्लास में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो इधर क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। अभी मैं डेंसिटी यूज़ करूँगा तो मतलब क्या समझना आप, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इधर क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, इसीलिए हमारा लाइट जो है उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, क्योंकि उसे क्या देखने को मिला, लाइट को चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसी चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से हमारा रिफ्रैक्शन होता है। ओके, अब हमारा आता है नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे ना, 2 लॉज पढ़े थे रिफ्लेक्शन के, वैसे ही हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है, और रिफ्रैक्शन के भी हमारे 2 लॉज हैं। अब देखो, पहला लॉ तो सेम है कि ये जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है एंड नॉर्मल है, वो हमेशा सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब देखो, जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे, और इसको हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इसको हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे। वैसे ही रिफ्रैक्शन में हम क्या बोलेंगे, ये हमारा लाइट गिर रहा है तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये तो सेम है, पर ये देखो, ये टकरा के रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, बल्कि ये घुस जा रही है, ओके, एंटर कर जा रही है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ओके, रिफ्रैक्टेड रे। इसको गलती से रिफ्लेक्टेड मत लिख देना, ये रिफ्रैक्टेड रे है हमारा, क्योंकि इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसलिए रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, इसलिए हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ आपको पता चला कि जो हमारा ये तीनों रे होगा ना, इंसिडेंट रे, और ये बीच में हमारा परपेंडिकुलर लाइन होता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे निकल गई, ऐसा नहीं होगा, हमेशा वो सेम प्लेन पे ही लाई करेंगे। ओके, वो ऐसा नहीं होगा कि वो कभी इधर चले गए, वो कभी आपकी तरफ आ गए, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो हमेशा सेम प्लेन में लाई करते हैं, वही हमारा फर्स्ट लॉ है। अब सेकेंड लॉ क्या है हमारा, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपको 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो ये देखो, ये सेंटेंस सुन के आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, वो मैं अभी बता देता हूँ, बिल्कुल ईजिली पता चल जाएगा आपको कि इसका मतलब क्या है, कि साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। बस इसी चीज़ को ये सेंटेंस में बनाकर लिखा है कि रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो, इसको आप अच्छे से समझो कि साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब, आइए इस स्नेल्स लॉ को अच्छे से समझते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया ना कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होगा। अब आप सोचोगे ये साइन क्या है, तो ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसे आप मैथ्स में पढ़ोगे। ओके,
तो अभी इतना समझ लो कि साइन आई बाई साइन आर कॉन्स्टेंट होता है। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये मान लो ये हमारा एंगल है, ओके, मान लो ये एक्स एंगल है सपोज, ओके, तो ये हमारा साइन आई मान लो एक्स है, अपॉन मान लो साइन आर हमारा वाई है, ओके, साइन आर हमारा वाई है, तो ये हमेशा क्या आएगी, हमेशा कांस्टेंट आएगी। फिर मान लो ये सेम हमारा मीडियम है, हम एयर ले रहे हैं और ग्लास ले रहे हैं, तो एयर और ग्लास में हमारा ये मान लो हमने इधर चेंज कर दिया, इस बार हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बी है, ओके। तो अब हम करते हैं ए बाय बी। जब हम ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा स्टूडेंट्स, के ही आएगा, ओके, कांस्टेंट आएगा। यही स्नेल्स लॉ हमारा बोलता है कि अगर आप मीडियम को चेंज नहीं करोगे ना, कि मान लो आप एयर और ग्लास को ही रखते हो, फिर आपका साइन आई कुछ भी हो, ओके, फलाना ढिकाना कुछ भी हो, आपका हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा। मान लो इधर 2 आ रहा है, तो आप एंगल कितना भी चेंज करते जाओ हमेशा 2 ही आएगा, बस हमारा मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। समझ गए ये स्नेल्स लॉ क्या बोलता है। तो ये हमारा स्टडी करके हमें ये दिया गया है स्नेल्स लॉ। जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि जब हम साइन आई और साइन आर को डिवाइड करते हैं ना, तो हमेशा हमें एक ही वैल्यू मिलती है। फिर भले तुम एंगल को चेंज करते जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा हमारे पास एक सेम वैल्यू निकल के आती है। और यही है हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, ये समझ गए। अब देखो, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ना कि ये हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, मैं एंगल बोल रहा हूँ यार, इंसिडेंट रे, ओके, इंसिडेंट रे, नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट होगा, ओके, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। वैसे ही हमारा रिफ्रैक्शन में भी नाम देंगे ना हम रेस को। तो मान लो ये हमारा कोई मीडियम है, इधर से ऐसे लाइट आ रही है सीधे सीधे, तो इस वाले रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इधर भी सेम ही बोलेंगे, ओके, इंसिडेंट रे। अब ये मान लो रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। तो ये देखो एंटर कर गई लाइट, इधर एंटर की, तो इस वाले रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ओके, रिफ्रैक्टेड रे। इसे गलती से आप रिफ्लेक्शन मत लिख देना, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे था वैसे ही ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, और इधर हो रहा है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। तो देखो रिफ्रैक्शन हुआ, तो इस तरीके से आपको नाम भी पता चल गए, और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने एंगल आर करके लिखा है। तो इस तरीके से हमेशा हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। तो समझ गए स्नेल्स लॉ। अब आइए समझते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, कैसे लाइट आ रही है और वो कैसे बेंड हो जा रही है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 तरह के मीडियम होते हैं, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मीडियम। इस चीज़ को समझ लेना, आपको ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से, बिल्कुल। 2 टाइप्स ऑफ मीडियम होता है, और वो कौन कौन से मीडियम होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयरर मीडियम, ओके, रेयरर मीडियम। अब डेंसर मतलब क्या होता है और रेयरर मतलब क्या होता है, तो बहुत इजी है। डेंसर मतलब कि जो ऑप्टिकली डेंस हो, यानी कि कुछ ऐसे समझो जिसके पार्टिकल्स एकदम पास पास ऐसे जुड़े हुए हों। और रेयरर हम किसे बोलेंगे, रेयरर यानी कि जिसके पार्टिकल्स से दूर दूर हों, यानी कि गैप हो। तो इन दोनों के कंपैरिजन में आप क्या बोलोगे, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी, ओके। तो ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे इसकी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम। और अगर मैं पूछूंगा कि डेंसिटी किसकी कम है स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे इसकी। तो ये हमारा क्या हो गया, रेयरर मीडियम। तो इस तरीके के हमारे 2 टाइप्स के मीडियम होते हैं। अब मान लो हम इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने के लिए। ये मान लो हमारा एक मीडियम है, ये है हमारा वाटर, ओके, ये हमारा वाटर है।
इतना दूर तक हमारा ये पानी है। फिर नीचे हमारा क्या है, एयर है। ओके, ये हमारा एयर है। तो बताइए कौन सबसे ज़्यादा डेंसर होगा, हमारा वाटर डेंसर होता है या एयर डेंसर होता है। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ओके, अभी आप ऑप्टिकल डेंसिटी इतना डीप में आपको पढ़ना नहीं है, पर इससे आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, ये हमारा डेंसर मीडियम है, वाटर हमारा डेंसर मीडियम है, और एयर हमारा क्या है, एयर हमारा रेयरर मीडियम है। ओके, ये हमारा रेयरर मीडियम है। तो अब देखो समझते हैं इसके लॉस को। तो ये हमारा सबसे पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। लेट मी यूज इट कलरफुल पेन। ओके, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और ऐसे हमारा लाइट आ रहा है, ये हमारा लाइट आया। ओके, ये पानी में ये ट्रेवल कर रहा है लाइट। अब देखो पानी से एयर में जाएगा, तो देखो एयर में जाते ये बेंड करेगा। ओके, ये मुड़ने वाला है, पर किस तरफ मुड़ेगा, ये उधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा, ये कैसे पता करें। तो देखो इसके लिए रूल है, जब हमारा लाइट डेंसर से जाता है रेयरर में, तो वो कैसे हो जाता है, नॉर्मल से दूर हो जाता है, यानी कि अवे हो जाता है। ओके, तो ये इसे आप शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, ट्रिक दे देता हूँ, डर। आप डर वर्ड को याद रखो, डर। ओके, तो डर से मतलब क्या होगा कि डेंसर से रेयरर में जब लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, अवे यानी कि दूर हो जाएगी। तो देखो ये लाइट को जानी चाहिए थी ऐसे जाना चाहिए था लाइट को, सीधे सीधे, पर जो कि यहाँ क्या हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज आ गया, पानी से एयर में जा रही है हवा, तो वो सीधे सीधे तो जाएगी नहीं, क्योंकि डेंसिटी में चेंज आ गया। तो ये कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये दूर चली जाएगी। तो ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल से ये और दूर भाग जाएगी। ओके, इस तरीके से हमारा हो गया चेंज इन डायरेक्शन। ये हमने पहला केस देखा। अब मान लो दूसरा केस लेते हैं। ये हमारा एक मीडियम है, इंटरफेस। ओके, अब इधर हम नॉर्मल बना लेते हैं, इधर भी नॉर्मल बना लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल है मान लो। अब देखो इधर हम उल्टा कर देते हैं, इधर हमने ऊपर पानी लिया था ना, इधर हम नीचे वाटर को लेते हैं। हमारा नीचे वाटर है और ऊपर एयर है। तो अब देखो हमारा एयर क्या है, डेंसर है या रेयरर है, तो वो हमारा रेयरर है। और वाटर क्या है, वाटर हमारा डेंसर है। तो अब देखो लाइट ऐसे आएगी, लाइट हमारे सीधे सीधे ऐसे रे आएगी, और ऐसे आते ही ये थम जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि इधर क्या हो गया, मीडियम चेंज आ गया। अब तक ये मस्त एयर में ट्रेवल करी थी, अब ये एयर से दूसरे मीडियम में घुसेगी। ओके, ये पानी में घुसने वाली है। पर अगेन अब बात आती है कि ये नॉर्मल के पास जाएगी या नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके अपोजिट है, इसमें क्या होगा, अब ये पास आ जाएगी, क्योंकि ये डेंसर में हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हमारा लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज आ जाएगा। ओके, क्लोज आ जाएगा हमारे इस नॉर्मल के। तो देखो इसे सीधे सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लाइट को सीधे सीधे ऐसे जाना चाहिए था, पर जो कि इधर चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी आ गया, तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेगी, ये ऐसे मुड़ जाएगी और ये पास में आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जब हमारा लाइट, दो ही चीज़ को याद रखो, जब हमारा लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाता है, अवे हो जाता है। और इसके अपोजिट ये है, जब हमारा लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है तो वो पास में आ जाता है। अब इसको आप लॉजिकली ये आपने समझ लिया। अब इसको मैं आपको ट्रिक देता हूँ बिल्कुल, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे, और मैंने भी वैसे ही याद रखा था। मान लो ये हमारा लाइट जो है ना, ये एक बच्चा है। ओके, और ये नॉर्मल क्या है, इसका पेरेंट्स है। ओके, इसका पेरेंट्स है। तो इधर रेयरर था, मतलब कि इधर
कम पार्टिकल्स इधर दूर दूर हैं, ओके, इधर सब पार्टिकल्स दूर दूर हैं, मतलब कि इधर ज़्यादा भीड़ नहीं है। जब भीड़ नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, ये बच्चा है, ओके, मैं इधर लिख देता हूँ, ये हमारा बच्चा है और ये पेरेंट्स है। तो देखो भीड़ जब नहीं रहती है तो बच्चा दूर दूर भागेगा, ओके, दूर दूर रहता है पेरेंट्स से। पर जैसे ही भीड़ बढ़ जाती है, ये डेंसर मीडियम है ना, डेंसर है यानी कि पार्टिकल्स चिपक चिपक के होंगे, तो इधर भीड़ बहुत है, तो भीड़ में ये बच्चा खो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा, अपने पेरेंट्स से चिपक जाएगा ताकि ये भीड़ में खो ना जाए। समझ गए इस तरीके से? तो ये ट्रिक है, ओके, बहुत ही फनी सा ट्रिक है, बट अगेन ये बहुत हेल्पफुल है, तो ये आपको बहुत काम आने वाला है। अब देखो इसमें भी वही लॉजिक लगेगा, इधर क्या है, डेंसर है यानी कि इधर बहुत भीड़ है, ओके, डेंसिटी इधर बहुत ज़्यादा है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो देखो डेंसर है तो ये हमारा बच्चा है और ये हमारा पेरेंट्स है, तो ये अपने पेरेंट्स के पास में रहेगा। पर जैसे ही रेयरर मीडियम आया यानी कि पार्टिकल्स दूर दूर है, तो ये बच्चे को फिर से फ्रीडम मिल गई कि अरे अब तो भीड़ नहीं है, मैं पेरेंट्स के साथ क्या करूँ, मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ। तो ये दूर दूर मस्त घूमेगा क्योंकि इधर तो भीड़ भीड़ नहीं है, तो ये खो नहीं सकता है, तो ये आराम से घूमेगा। और इधर भीड़ थी तो वो पेरेंट्स के पास चिपक गया। तो समझ गए, इस तरीके से आप इसे याद रख लेना, सिर्फ 2 ही रूल आपको याद रखने हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक कि रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा। रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा इसको समझते हैं। तो देखो इसके 2 ही केसेस हैं। पहला केस तो कब है कि जब हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल पे गिरे, मान लो ये हमारा इंटरफेस है, ओके, ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है, ये तो पता है ना, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको। ये हमारा नॉर्मल है। अब मान लो हमारा लाइट नॉर्मल पे ही आ रहा है, तो ये देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये है ना पिछले साल आया था 1 मार्क्स के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। तो देखो ऐसे लाइट आई, नॉर्मल पे गिरी, तो नॉर्मल पे गिरी तो इसने कितना एंगल बनाया स्टूडेंट्स, 0 एंगल, ओके, 0 एंगल बनाया। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद भी ये 0 पे ही चली जाएगी। तो इस वक्त क्या हुआ, लाइट में बेंडिंग आया क्या, लाइट दूर या पास हुआ क्या, नहीं हुआ, लाइट जैसे आ रही थी वैसे ही चली गई। तो इधर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारा पहला केस हो गया कि जब लाइट हमारा नॉर्मल के पाथ पे चलेगा तो उसमें बेंडिंग नहीं आएगी, वो जैसे आ रहा था वो वैसे ही चला गया, वो ना इधर मुड़ा ना उधर मुड़ा, वो सीधे सीधे चला गया, यानी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस समझते हैं। मान लो ये हमारा एक इंटरफेस है, ओके, अब देखो इधर अब सेम डेंसिटी है, मतलब कि इधर कम भीड़ है, ऐसे समझो समझने के लिए। हाँ, ये इधर भी हमारा कम भीड़ है, यानी कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी मैं आगे अच्छे से और बताने वाला हूँ। अभी इतना समझ लो कि दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33 1.33। तो देखो दोनों जगह तो सेम ही डेंसिटी है, तो लाइट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लाइट मान लो ऐसे आ रही थी, ओके, और ये हमारा नॉर्मल है, तो जैसे आ रही थी वैसे ही चली जाएगी, इसमें हमें कोई बेंडिंग देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं बेंडिंग देखने को मिला, क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है। और हमारा रिफ्रैक्शन कब होता है, जब एक रेयरर हो और एक डेंसर हो, तभी होता है हमारा रिफ्रैक्शन। पर जब दोनों की डेंसिटी सेम हो, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही नहीं, और यही हमारा केस है। समझ गए ये भी। अब ये समझने के बाद हमारा नेक्स्ट एज वेल एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब यानी कि क्या होता है, एक समझ लो कांच का ईंट की तरह होता है, ब्रिक होता है ना, ब्रिक, वैसे ही हमारा ग्लास का भी ब्रिक होता है, जो आपके टीचर आपको दिखाएंगे। अगर आप अपने टीचर्स को बोलोगे कि फिज़िक्स टीचर को, तो वो आपको ग्लास स्लैब दिखा देंगे, हमें दिखाया गया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें रिफ्रैक्शन बहुत क्लियरली देखने को मिलता है, या आपके स्कूल में प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। तो देखो क्या होता है कि इधर से ऐसे लाइट आएगी,
ये हमारा ग्लास है, ठीक है। ये जो आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है ना, ये हमारा ग्लास स्लैब है। तो इसमें हमारा लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। देखो ये हमारा एयर है, तो एयर में ऐसे लाइट ट्रेवल कर रही है। ओके, और इधर मैं नॉर्मल बना देता हूँ। ओके नॉर्मल, लेट मी ड्रॉ इट नॉर्मल। ओके ये हमारा नॉर्मल है। तो देखो ये अब तक एयर में ट्रेवल कर रहा था, अब ये एयर से इस पॉइंट में इसका मीडियम चेंज होने वाला है। अब ये एयर से किस में घुस रहा है, ग्लास में, ग्लास में घुस रहा है, तो इसका पाथ चेंज हो जाएगा। अब देखो अब इधर भी वही रूल लगेगा जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। एयर हमारा क्या है, रेयरर है। ओके, और ग्लास हमारा क्या है, डेंसर है। ये रेयरर और डेंसर हम कैसे डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों को कंपेयर करके हम देखते हैं कि देखो एयर में हमारा क्या है, डेंसिटी कम है, रेयरर। ग्लास में डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि डेंसर, ऑप्टिकली ये डेंसर है। तो देखो जब हमारा रेयरर से डेंसर में आता है लाइट, यानी कि इधर कम भीड़ थी और इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ये बच्चा है ना, ये बच्चा क्या आ जाएगा, अपने पेरेंट्स के पास आ जाएगा, क्योंकि इधर भीड़ बहुत ज़्यादा है, डेंसर है ये, तो इसलिए ये अपने पेरेंट्स के बिल्कुल पास आ जाएगा। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया था ना, पेरेंट्स वाला खेल। ओके, तो ये देखो ये लाइट को सीधे सीधे ऐसे जाना चाहिए था, इस तरीके से सीधे सीधे इसे जाना चाहिए था, पर ये गया नहीं, ये ऐसे बेंड हो गया, और इसी बेंडिंग की वजह से हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन हो रहा है इधर। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ये लाइट सीधे सीधे जाएगी, अब ये लाइट इसमें घुस गई ना, तो लाइट तो हमेशा ट्रेवल करती रहती है, वो रुकती नहीं है कहीं भी, तो ये रुकेगी नहीं, ये सीधे सीधे जाएगी, और इधर पहुंचते ही अब ये फिर से दूसरे मीडियम में घुसने वाली है। अब तक ये सिर्फ एयर में घूम रही थी, ग्लास में घूम रही थी, अब ये ग्लास से निकलने वाली है, ग्लास से निकलने वाली है। तो इधर मैं बना देता हूँ नॉर्मल, और देखो इधर फिर से चेंज इन मीडियम आया, यानी कि ग्लास से निकल के लाइट फिर से एयर में जा रहा है। तो देखो अब क्या होगा, ये हमारा डेंसर होगा, ग्लास हमारा डेंसर था ना, और ये हमारा क्या है, एयर हमारा रेयरर है। ओके, रेयरर है। तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगा, यानी कि डेंसर यानी कि भीड़ वाले जगह से खुले वाले जगह में जाएगा, तो ये बच्चा फिर से मनमानी करेगा, और ये जो है अपने पेरेंट्स से दूर भाग जाएगा। समझे, ये अपने पेरेंट्स से दूर भाग जाएगा। इस लाइट को सीधे सीधे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था ना, सीधे 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 ऐसे निकलना चाहिए था, पर इधर चेंज इन मीडियम आया, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, इसलिए ये अपने पेरेंट्स से दूर चला गया। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके, ये बाहर निकल रहा है फिर से, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब देखो इमर्जेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इमर्जेंस यानी कि इमर्ज होना, बाहर जाना। तो ये देखो ये डेंसर से बाहर जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इमर्जेंट। ओके, इमर्जेंट रे, ये हमारा इमर्जेंट रे है। अब ये टर्म्स आपको याद कर लेने हैं, अगर ये एग्ज़ाम में आ जाएगा ना ग्लास लैब, तो ये आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लो, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ ताकि आप इजीली याद रख सको। तो ये हमारा एन जो है यानी कि नॉर्मल, तो ये हमारा नॉर्मल है, परपेंडिकुलर लाइन, और इधर हमारा नॉर्मल ये है, ये जो आपको खड़ी लाइन दिख रही है ना, ये हमारा नॉर्मल है। अब हमारा पहला आता है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे आपको पता है ना, जो लाइट गिरती है, ये लाइट गिर रही है ना, तो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है। फिर आता है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। तो देखो ये इधर आने के बाद ये रिफ्रैक्ट हो जा रही है, ये बेंड हो जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। अब आता है हमारा इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे मैंने आपको बताया ना कि जो रे बाहर निकल रही है, फाइनली बाहर निकल रही है, तो ये देखो ये रे हमारा फाइनली बाहर निकल रहा है, तो ये हमारा है इमर्जेंट रे। इससे आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये अच्छे से आपको आ जाएगा।
अभी आप पहले टाइम देखोगे ना तो थोड़ा आपको लगेगा नई नई चीज़, बट यस आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये तो आपको आता ही है। फिर ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी आपको पता है। फिर एंगल ऑफ इमर्जन, यानी कि जहाँ से बाहर आ रहा है, तो ये देखो इधर बाहर आ रहा है, तो ये हमारा है एंगल ऑफ इमर्जन। फिर लेटरल शिफ्ट क्या होता है, यानी कि लाइट ने शिफ्ट किया। लाइट अगर मान लो बिना बेंडिंग के जाती तो वो कैसे जाती, सीधे 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 ऐसे निकल जाती, सीधे सीधे चली जाती। पर इधर लाइट की बेंडिंग हुई, ओके, तो बेंडिंग होने की वजह से लाइट के रास्ते में चेंज आ गया, शिफ्ट आ गया, वो ऐसे ना जाके ऐसे निकल रहा है। और ये देखो ये पैरेलल होगा हमेशा इसके, ये लाइट हमारी ऐसे आके सीधे 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 ऐसे चली जाती, पर ये सीधे सीधे ना जाके ऐसे बेंड हो के गई, और इस बेंडिंग की वजह से इसके रास्ते में चेंज आ गया, और इसी चेंज को हम बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। समझ गए, ये आपको दूरी दिख रही है ना, लाइट ऐसे जाता पर ऐसे ना जा कर के ये ऐसे निकला, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है हमारा लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, शॉर्ट फॉर्म में हम डी लिखेंगे। तो ये समझ गए, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए हमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि कौन कितना डेंसर है। जैसे कि देखो जब बात थी एयर और वाटर की, तब तो हमने बता दिया कि पानी जो है हमारा वो डेंसर है, और जो हमारा एयर है वो रेयरर है। पर ये आप हर वक्त तो नहीं बता सकते ना, आप हर वक्त ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मान लो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोकोनट ऑयल और केरोसिन में कौन डेंसर है और कौन रेयरर है, तो क्या आप इजीली बता सकते हो, आप नहीं बता सकते, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर कौन करता है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा नंबर होता है, मान लो 1.33 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं हम, एन से। ओके, एनसीईआरटी में हम एन ही यूज़ करते हैं, तो आप इसको ही कंसीडर करिए। ओके, एन से हम डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, मतलब कि ये उतना ही ऑप्टिकल डेंस्ड है। और दूसरे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 2.3 है मान लो। ओके, तो आप क्या बोलोगे, दोनों में से कौन डेंसर ज़्यादा है, तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो ज़्यादा डेंसिटी होती है उसकी। ओके, वो उतना ही डेंसर होगा। और ये जो है ये छोटा नंबर है, ओके, ये इससे छोटा है, मतलब कि ये रेयरर है। समझ गए। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से हम पता कर सकते हैं कि कौन डेंसर है और कौन रेयरर है। हम उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी का पता लगा लेते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको पूछता हूँ कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5 और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4, तो बताओ कौन सबसे ज़्यादा डेंसर है। तो आप कौन सा बोलोगे, 5 वाला। 5 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा, तो ये हमारा डेंसर हो गया। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी कि ये कम हमारा ऑप्टिकली डेंस है, तो ये हमारा रेयरर हो गया। तो समझ गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सपोज, हाँ, डायमंड का मान लो 2 है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1 है, मान लो। हाँ, ये सपोज मैंने नंबर्स दिए हैं। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि कौन ज़्यादा डेंसर है। तो आप देख के क्या बोलोगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज़्यादा है, मतलब कि ये ज़्यादा डेंसर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही है, कम है ये इससे, तो ये हमारा रेयरर है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा मेज़र होता है ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स इन अ मीडियम। जब लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, जब वो घुसता है दूसरे मीडियम में, तो वो क्या करता है, बेंड हो जाता है।
लाइट को सीधे सीधे जाना चाहिए था ना, पर वो ऐसे मुड़ गया, बेंड हो गया। और ये जो बेंडिंग का मेज़र है, इसको जब हम मेज़र करते हैं तो वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स हम निकालते कैसे हैं, ये हमें सम्स में करने होते हैं, इस चैप्टर के सम्स में। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? हम पहले मीडियम में जो लाइट का स्पीड है और जो दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड है, दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है और वही हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड 2। जब दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो हमें वो एक नंबर मिलेगा जिसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो ये होता क्या है, आप सोचोगे स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है, तो हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, रेयरर यानी कि दूर दूर इधर पार्टिकल्स हैं, और डेंसर यानी कि पास पास एकदम पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, पूरी इधर भीड़ लगी हुई है। तो जब भीड़ कम होती है तो आप बिल्कुल जल्दी जल्दी चल पाते हो ना, आप फास्ट चलते हो। पर जैसे ही भीड़ बढ़ जाती है, ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, तो आपकी स्पीड भी कम हो जाती है। वही हाल होता है हमारे लाइट का भी। जब हमारा लाइट खुले में चलता है तो मस्त तेज़ी से चलता है, पर जैसे ही उस लाइट कोई डेंसर मीडियम में चला जाता है तो बेचारा भीड़ वाले इलाके में चला गया, तो इसलिए उसकी जो स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। समझ गए? खुद को मान लो ये लाइट की जगह आप ही खड़े हो, आप जब कम भीड़ रहेगा तो एकदम मस्त भागोगे, पर जैसे ही भीड़ हो जाता है तो हम आपस में टकरा टकरा के एकदम धीरे धीरे चलते हैं। तो वही हाल लाइट का भी होता है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एन। तो चलिए निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। अब इसको हम कैसे लिखते हैं ये समझना, हमें इसको निकालना है ना, तो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, इस तरीके से आप लिखना कि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये लिखना आपको सीखना है। अब इसको इक्वल टू कैसे लिखेंगे? इक्वल टू मैंने क्या बोला था, दोनों के स्पीड में आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। यानी कि मान लो इसका स्पीड है, सपोज कर लो va, और इसमें लाइट की स्पीड क्या है? vb। तो ये दोनों को डिवाइड कर दो, वेलोसिटी इन मीडियम a डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीडियम b, और ये दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए? जो हमारा वेलोसिटी इन मीडियम 1 है उसको डिवाइड करेंगे दूसरे मीडियम में जो स्पीड है उससे, तो हमें मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लो इस चीज़ को आप दोबारा समझो, इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ होगा, आई नो, तो इसको मैं आपको दोबारा क्लियर ही कर दूँ एकदम अच्छे से। मान लो ये हमारा दूसरा मीडियम है, इधर हमारा मीडियम x है। ओके, ये हमारा मीडियम x है और ये हमारा मीडियम y है। अब इधर हम फिर से वो ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ इधर, ये हमारा नॉर्मल है और ये लाइट हमारी ऐसे आ रही है। अब देखो ये लाइट का मान लो स्पीड कितना है स्टूडेंट्स, मान लो कि इसका स्पीड है vx। ओके, और फिर ये दूसरे मीडियम में गई, तो दूसरे मीडियम में जाते हैं इसकी स्पीड मान लो vy हो गई। ओके, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे निकालोगे? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y, दूसरा वाला मीडियम है ना उसको पहले लिखेंगे, जैसे हमने इधर किया था, दूसरे वाले को हमने पहले लिखा था, तो इधर भी वही करना है, दूसरे वाले को पहले लिखना, y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि बाद में x, इक्वल टू दोनों का डिवाइड कर देना, जो स्पीड इसमें है और इसमें स्पीड है, दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे हमने इसको और इसको डिवाइड किया ना, वैसे ही हम इसको भी डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू vx बाय vy। समझ गए? तो वही है ना, बस मैंने इधर ए बी की जगह एक्स वाई ले लिया, और इसी तरीके से आपके सम्स भी आते हैं, बस नंबर वो चेंज कर देंगे, बाकी आपका तरीका यही रहेगा। ओके, सेम चीज़ रहती है, तो ये भी समझ लिए। अब इसमें देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इट हैज़ नो यूनिट। जैसे यूनिट मतलब क्या, जैसे किलोमीटर, मीटर, ऐसे होता है ना, मीटर पर सेकेंड, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है।
क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब हम स्पीड को डिवाइड करते हैं मीटर पर सेकेंड तो दोनों कट हो जाते हैं, और कट हो जाते हैं इसलिए हमारे पास कोई यूनिट नहीं रहती। इट हैज़ नो यूनिट। समझ गई ये? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ओवर हो गया। बस इतना ही था इसमें। अब देखो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो तरीके का होता है। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, बस ये नाम आपको याद रखने, वरना कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है। बस आप देखो, बस ये देखो, ये हमारा एक इंटरफेस मैंने बना दिया। ओके, तो ये हमारा एक इंटरफेस हो गया, और ये मान लो हमारा ए है। ये आपको दिख तो रहा है ना, मैं कलर से ही लिख देता हूँ। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ओके, यही मैंने ऊपर लिखे हैं। अब ऐसे हमारा ये लाइट आ रहा है। ओके, लाइट ऐसे आ रहा था, और ये हम नॉर्मल बना देते हैं, नॉर्मल। ओके, ये लाइट ऐसे आ रही थी और ये दूसरे मीडियम में आती बेंड हो गई। तो इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी को दूसरे वाले मीडियम को पहले लिखेंगे बी, और पहले वाले मीडियम को बाद में, और बाद में दोनों के स्पीड को डिवाइड कर देंगे। मान लो इसका VA है और इसका स्पीड VB है, तो VA बाय VB हो गया। हाँ, ये हमारा हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए? ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होता है, हम कोई भी दो मीडियम ले लेते हैं और उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो वो जो हमें एक नंबर मिलता है ना, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, इधर कुछ भी मीडियम हो सकता है। आप इधर ग्लास ले सकते हो, एयर ले सकते हो, कैरोसिन ले सकते हो। ओके, ये सब आप ले सकते हो, नॉट एयर। एयर के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, ग्लास, कैरोसिन और ट्रांसपेरेंट मीडियम। और क्या ले सकते हो आप? कोई प्लास्टिक ले सकते हो, और आप क्या ले सकते हो, कोई आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, कोई ऑयल भी ले सकते हो, आप वाटर ले सकते हो। तो ये सब क्या है? हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और इसी चीज़ में जब हम रिलेट करके निकालेंगे ना, तो वो हमारा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जानते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी सेम है, बस इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा पहला मीडियम है ना, यानी कि जो ऊपर वाला मीडियम है ना, ये हमेशा एयर ही होगा। एयर, या फिर आप बोल लो वैक्यूम। ओके, हमेशा एयर ही होगा, ये फिक्स है। जब हमारा पहला मीडियम एयर है और उसके बाद नीचे कुछ भी हो, वाटर हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, इससे हमें मतलब नहीं है। एयर से वो किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है लाइट हमारा, तो तब हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इधर मान लो एयर में हमारा क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट c होता है, पता है ना, 3 × × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा होता है ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, तो ये हमारा c होता है। और हमारा बाद में इसमें जाने के बाद कुछ इसका स्पीड होगा v मान लो। ओके, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, ये दोनों को डिवाइड कर दूँ, c/v। तो जब भी हमारा ऊपर c होगा, यानी कि स्पीड इन वैक्यूम और एयर, तो हमेशा जो हमें वैल्यू मिलती है वो क्या होती है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए? ये वीडियो का आप दोबारा रिमाइंड करना। आई नो फर्स्ट टाइम में ये अच्छे से समझ में नहीं आता है, हमें भी नहीं आया था, फिर हमने दोबारा समझा, तब हमें अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आए। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा? कोई भी हो सकता है एयर को छुड़ा के, एयर के अलावा। ओके, ये बात आप लिख लेना, एयर के अलावा कोई भी मीडियम हो, वाटर हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, फलाना ढिकाना कुछ भी हो, तो वो हमारा होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होगा? जब हमारा पहला मीडियम हमेशा एयर होगा, एयर ही होगा, एयर ही होगा, तो हमारा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और इसी के साथ ये हमारा कॉन्सेप्ट, इतना कॉन्सेप्ट ओवर हो गया। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, लेंस को समझेंगे, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उसके रे डायग्राम्स, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम हमारे आने वाले सेशंस में समझने वाले हैं। तो ये जो रिफ्रैक्शन टॉपिक था ये मैंने आपको कवर करवा दिया,
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इससे अगर मैं बताऊं क्वेश्चन आने की तो कम ही आते हैं। मैक्सिमम अगर आता है इस टॉपिक से तो वो 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आता, नहीं तो मिनिमम वो 1-2 मार्क्स के लिए आते हैं इस टॉपिक से। तो इसलिए आपको ये टॉपिक अच्छे से एक बार देख लेना है। ओके, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमने समझ लिया। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।